हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी की समस्या काफी बढ़ रही है, तो आप ये बताइए इसका क्या मुख्य कारण है उस बारे में? जी, तो मैं इस बात में ये कहूंगी कि दिन ब दिन जो इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसको हम कहते हैं, उसकी समस्या बढ़ती ही जा रही है। एक समय था, अगर हम WHO की रिपोर्ट देखें तो 2019 में इसका इंसिडेंस जो था वो 10% से कम था, लेकिन अभी इस 2023 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसमें ये देखा गया है कि हर 6 में से 1 महिला को इनफर्टिलिटी की समस्या छोटे या बड़े रूप में है। तो इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण मैं बोलूंगी, सबसे मुख्य कारण जो है, आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा जीवन हो गया है, जो हमारी जीवन शैली है, उसके कारण ये सबसे ज्यादा कॉमन है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि क्यों ज्यादा हो रहा है, तो जो हम सोशल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि अभी महिलाओं की शादी करने की जो एक एज हो गई है वो 25 साल से ज्यादा है। सो एक वो मुख्य कारण है। न्यूक्लियर फैमिलीज, जो इंडिपेंडेंट फैमिलीज हो गई हैं, उसके कारण जो फैमिली का स्ट्रेस बढ़ गया है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। अभी औरतों की प्रायोरिटीज जिसको हम बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें कि हमको ऐसा होता है कई बार कि शादी होने के बाद भी 1 साल, 2 साल, 3 साल बच्चे डिले करते हैं ताकि हम अपना करियर सेट कर सके, वो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बन रहा है। सो ये कुछ सोशल कारण है जिनकी वजह से ज्यादा करके इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ते जा रही है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण मैं बोलूंगी, जो अगेन जीवन शैली से रिलेटेड है, संबंधित है, वो ये है मोटापा। अभी अगर देखेंगे तो हमारे समाज में मोटापे का जो प्रमाण है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस जो कहा जाता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ उस वजह से जो मासिक धर्म माहवारी जो आती है महिलाओं को, उसका डिस्फंक्शन, उसका इर्रेगुलर होना, उसका अनियमित होना बहुत कॉमन हो गया है। इसके साथ ही जो अभी हमारे समाज की, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, डिप्रेशन लेवल है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सो ये सब एक मोटी तौर पे मुख्य कारण है, जिन कारणों के कारण अभी हम देखेंगे कि बांझपन और इनफर्टिलिटी की समस्या ज्यादा पाई जाती है। मैम, हमने ये भी देखा कि अक्सर कपल्स में जब बच्चा नहीं होता है तो एक ब्लेम गेम चलता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। तो कभी मेल में भी स्पर्म की कमी होती है, तो ये सारी रीजन से एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ते हैं। तो बेसिक रीजन क्या होता है आप ये बताइए। जी, तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है। देखिए, जो बच्चा पैदा होता है उसमें माँ और पिता दोनों जो होते हैं उनका बराबर का योगदान है। ऐसा हम कहते हैं कि हमारे साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो 100% में से ऑलमोस्ट 40 से 45% जो रोल होता है वो एक औरत का होता है एक बच्चा पैदा करने में, और 40 से 45% ही रोल जो होता है वो होता है पिता का। और जो 10% है वो अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स है, जो किसी को नहीं पता है कि किन कारण से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। सो अगर हम इनफर्टिलिटी के कॉजेज देखेंगे, अगर उनके कारण देखेंगे, तो 40 से 45% लोगों में ये माँ के कारण होता है, 40 से 45% में ये पिता के कारण होता है। सो किसी को इसमें आरोप देना या किसी को ये बोलना कि किसी की शादी को कटघरे में खड़ा करना कि एक औरत इसके लिए जिम्मेदार है या एक पुरुष जिम्मेदार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों समान रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स हैं जो उनका कोई कारण नहीं पता है, जो 10% कैटेगरी में आता है। उस 10% का कोई कुछ भी नहीं। ऐसे हमारे पास इतने कपल्स आते हैं जिनमें कोई कारण नहीं पाया जाता है, लेकिन उनमें फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा होता है। वो 10-10 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके होते हैं, बट स्टिल उनको कंसीव करने में दिक्कत आ रही होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक दूसरे को आरोप लगाने से बेहतर है कि एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है ये ज्यादा नियमित और संतुलित रूप से आगे बढ़ सके। मैम, ये भी देखा गया है कि पर्टिकुलरली एक दूसरे को तो ब्लेम गेम चलता ही है। तो आप ये बताएं, मेल फीमेल को किस टेस्ट से गुजरना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए? जी, तो इसमें ना बहुत सारी टेस्ट होती हैं। पुरुषों के लिए थोड़ा आसान है, मैं बोलूंगी कि एक सीमेन एनालिसिस का जो रिपोर्ट होता है वो सिंपल एक टेस्ट करने से हमको एक जनरल जानकारी जो होती है वो हो जाती है। लेकिन वहीं जब हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए टेस्ट का जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। उनको कुछ हार्मोन टेस्ट कराने होते हैं, सोनोग्राफीज करानी होती हैं, और बार बार टेस्ट करानी होती है, बार बार सोनोग्राफी करानी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रिकेट प्रोसेस है जिसमें हमको स्टेप बाय स्टेप की, अगर कोई कपल आया है तो वो
शादी के किस समय पे आया, 1 साल में आया है कि 5 साल में आया है, तो टेस्ट का जो लेवल होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है और वो पर्सनलाइज्ड होता है, केस टू केस वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को अपन ने ये जांचें लिखी है तो दूसरे कपल को भी वही जांचें करानी होगी। हर कपल के लक्षण और सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। शहर और इधर के दर्शक डॉक्टर पायल अग्रवाल आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फोन नंबर और आपका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है। ऐसे कपल जिन्हें संतान नहीं है तो वे आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं जी। तो चलते चलते आप ये भी बताइए कि जैसे जो जिन्हें संतान नहीं है ऐसे कपल से, तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि अपना टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहते हैं जी। तो उसका किस तरह से ये रहता है, मतलब उसकी क्या प्रोसेस होती है, उस बारे में बताइए जी। तो आईवीएफ एक प्रोसेस ऐसा है जो किसी भी एक दंपत्ति, एक कपल के लिए थोड़ा सा इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली भी चैलेंजिंग होता है, जिसमें उनको एक थोड़े से प्रोसेस से गुजरना होता है, जिनमें उनका एक, अगर हम मोटा मोटी तौर पे अगर मैं समझाऊं थोड़ा सिंपल भाषा में, तो वो ये है कि पीरियड्स के 2nd डे से उनको एक महिला को इंजेक्शन लगाने होते हैं और वो एक इंजेक्शन जो होता है वो डेली प्रोसेस में होता है कि करीब 10 से 12 दिन 15 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं और फिर जो एग्स बनते हैं एक महिला के शरीर में उसको हम बाहर निकालते हैं और उसी समय पे एक पुरुष का स्पर्म लिया जाता है, हस्बैंड का, और उनको आपस में मिला के भ्रूण तैयार किया जाता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं और फिर उसका डेवलपमेंट देखा जाता है। वो 3 दिन या 5वें दिन पे हम चेक करते हैं और फिर उस केस के हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से उनको यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। ये एक जनरल प्रोसेस होता है। इसको और थोड़ा बेहतर और बनाने के लिए हमारे पास आजकल फ्रोजन साइकिल की सुविधा होती है जिसमें कि हम भ्रूण बना के उसको फ्रीज करते हैं और फिर उसको अगले साइकिल में इम्प्लांट करते हैं। सो ये सब एक प्रोसेस है जो हर केस टू केस, हर पेशेंट टू पेशेंट, कपल टू कपल थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। इसमें जनरलाइज्ड रूल नहीं फॉलो किया जा सकता, बट दिस इज अ कॉमन प्रोसेस व्हिच वी